बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कहते हैं कि औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो शैतान भी उससे पनाह मांगता है। अज़रा भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की माने दहक रही थीं और वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। दुपट्टा नीचे पड़ा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखों से आंसू रवां थे, होंठ कपकपा रहे थे जैसे वो लरस रही हो। सामने वाले सोफे पर मारिया बैठी हुई थी। वो सिगरेट भी पी रही थी और अज़रा को देख भी रही थी। अभी वो दिलासे के मूड में नहीं थी। अज़रा हौले हौले सिसक रही थी। मारिया लड़खड़ाती हुई उठी, टेढ़े कदम उठाती बेड तक चली गई। साफ लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है। वो अज़रा से कह रही थी कि तुम यहाँ महफूज हो, मेरे ताल्लुकात भी खासे मजबूत हैं, तुम मुझे शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या है। तभी अज़रा ने अपना माजी खोल कर रख दिया। इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इकनॉमिक्स आर्ट की तालिबा थी, मगर पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती थी। मौज मस्ती के लिए और वक्त गुजारी के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी। हमेशा से ही बड़ी इमारतें और खूबसूरत गाड़ियाँ मेरी कमज़ोरी थीं। एक अमीरो कबीर माँ बाप का बेटा वाजिद मुझ पर मर मिटा था, मगर उसकी एक खामी थी, मुझे उससे नफ़रत पर मजबूर कर देती थी। वो बहुत अमीर था और अगर काला न होता तो मेरे दिल का शहजादा होता। उसका पूरा नाम वाजिद अली ख़ान अग्रवाल था। कई मिल्स का इकलौता मालिक। लड़कियां उस पर मरती थीं। मैं अपनी गरीब ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और फिर एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला। मैं हैरत का बुत बन गई और मुंह चढ़ाती हुई वहाँ से चली गई। तंगो तारीक रहदारी की मानित गंदी गलियों से गुजर कर मैं घर तक पहुंची तो अम्मी बहुत परेशान थीं। मैंने रोटी खाई और ऊपर छत पर चली गई। मैं बेसब्री से चक्कर काट रही थी कि अचानक हमारे सामने वाले मुल्हिका छत पर कदमों की आवाज़ उभरी। मेरे सामने वाले छत पर नज़र ठहर गई और फिर मेरे दिल का शहजादा दाऊद छत पर नमूदार हुआ। वो बला का हसीन था, मगर मेरी तरह गुर्बत का मारा था। मैं उसे पसंद करती थी और छत पर घंटों उससे बातें करती थी। कैसे हो दाऊद? अरे तुम तो परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ दाऊद, बात परेशानी ही की तो है। किसी ने मुझे प्रपोज कर दिया है। उसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गईं। कौन है वो कमीना? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम तो जज्बाती हो गए। वो कोई आम इंसान नहीं है, शहर के सबसे बड़े सनतकार शहजाद अग्रवाल का बेटा है। मैंने कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आया और दूसरा चला गया। नामुमकिन। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। दाऊद ने बेयकीनी से कहा था। वाजिद ने मुझे यूनिवर्सिटी की तकरीब में देखा था और मुझ पर अपना दिल हार गया था। मैंने दाऊद से कहा कि अगर तुम शादी में देर कर रहे हो तो मैं उसका प्रपोजल कबूल कर लूँ। दाऊद जवाब दिए बिना ही नीचे चला गया। कल फिर मुझे वाजिद यूनिवर्सिटी में मिला और मुझसे वही सवाल करने लगा। मैंने 2 दिन का वक्त मांगा। अब मैं खुद परेशान थी। वाजिद था तो काला, मगर उसका स्टेटस मेरी ज़िंदगी का सुहाना सपना था। दूसरी तरफ मेरा प्यार दाऊद था, जो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि कंगला भी था। मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान थी। सो मैंने अगले दिन फैसला कर लिया। दाऊद से मुझे आज हर हाल में मिलना था और उसे अपने दिल से नोच कर फेंकना था। मैं वाजिद से शादी करके अपने सपनों की मंजिल पाना चाहती थी। ये सोचकर मैं छत पर चली गई। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि दाऊद छत पर नमूदार हो गया। सुनो, क्या फैसला किया है तुमने? दाऊद के चेहरे पर बेजारी थी और मेरे चेहरे पर गहरे बल थे। दाऊद, मैंने एक फैसला किया है, पहले तुम बताओ। मैंने कहा तो दाऊद पुरसोच अंदाज में बोला, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों फ़ायदे में रहेंगे। तुम मेरी बात गौर से सुनना। तुम वाजिद से शादी कर लो। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा कर रह गई।
لیکن شادی سے پہلے واجد کو کچھ شرائط پیش کرنا ہوں گی۔ کیسی شرائط داؤد؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بتاتا ہوں، اس سے پہلے تم کہو گی کہ تحفظ کے طور پر وہ بنگلہ تمہارے نام کر دے۔ اگر کل کو لڑائی وغیرہ ہوگی تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری شرط یہ رکھ دینا کہ تمہارے نام سے بینک میں ایک الگ اکاؤنٹ بنائے جس میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط؟ میں بے چینی سے بولی۔ داؤد کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، تیسری شرط یہی کہ تم اکیلی رہو گی۔ اگر تمہارے کوئی رشتہ دار آئے بھی تو تم اسے اکیلے میں اچھی طرح ہینڈل کر لو گی، یعنی کہ میں تم سے آسانی سے مل لیا کروں گا۔ ٹھیک ہے داؤد، میں کل ہی واجد سے بات کرتی ہوں، لیکن اگر وہ نہ مانا تو؟ میں نے پوچھا تو داؤد نے مجھے تسلی دی، ارے وہ تم پر مر مٹا ہے، ہر شرط مانے گا، تم اپنی محبت کے زور پر منوا سکتی ہو۔ اچھا اب جاؤ داؤد، کافی دیر ہو گئی ہے، شادی کے بعد ملیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیلو واجد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، شکر ہے کہ تم مل گئے۔ اگلے دن میں نے واجد سے والہانہ طور پر بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ واجد میرا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے اپنی شرائط بتائیں تو اس نے کہا کہ یہ تو معمولی سی شرائط ہیں، وہ اپنی ہر چیز میرے نام کرنے پر راضی ہے۔ اور پھر اگلے 4 دنوں میں مجھے وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی میں نے اور داؤد نے خواہش کی تھی۔ کئی خوبصورت سیل فونز، خوبصورت گفٹس اور ڈائمنڈ کے کئی رنگز۔ میں نے اس میں سے بیشتر کا حصہ داؤد کو دے دیا۔ اس کے پاس ایک سیل فون نہیں تھا، میں نے اسے 2 دے دیے۔ اب میرا اس کے ساتھ رابطہ آسانی سے ہو رہا تھا۔ میں کھل کر اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، جبکہ واجد دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہماری شادی کی کوریج ہر میگزین میں شائع ہوئی تھی۔ میں تو جیسے سونے میں نہائی ہوئی تھی۔ واجد بھی بہت خوبصورت دکھتا اگر کالے رنگ کا نہ ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ ہم چند دن کے بعد ہنی مون پر امریکہ چلے گئے۔ 1 ہفتے تک وہاں رہے اور پھر واپس آ گئے۔ ان دنوں میں نے داؤد کو بہت زیادہ مس کیا۔ واجد کی ماں ایک NGO چلاتی تھی، باپ بزنس میں الجھا ہوا تھا، ہر طرف سے مجھے آزادی تھی۔ داؤد کی شرط کے مطابق میں ایک الگ بنگلے میں رہتی تھی اور پھر واجد بھی بزنس سنبھالنے لگا۔ میرے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک چوکیدار اور دوسرا واجد کا ڈرائیور اور تیسرا مالی، جبکہ ایک عدد ماسی بھی تھی جو گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ میرا رابطہ داؤد سے فون پر تھا، مگر 1 مہینے تک میں اس سے ملی نہیں تھی۔ روز پارٹیوں میں واجد کے ساتھ جاتی اور ماجد بڑے غرور سے لوگوں کو بتاتا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ خیر ذرا واجد اپنے کاموں میں مصروف ہوا تو میں نے داؤد کو ملنے بلایا۔ داؤد میرا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا، بولا یہ تو کسی محل جیسا لگتا ہے۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں بآسانی بائک خرید سکوں۔ میں نے کہا میرا اکاؤنٹ الگ ہے، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں۔ بس پھر کچھ دیر کے بعد ہم بینک گئے، میں نے اسے ایک بھاری رقم دی اور پھر ہم ہوٹل میں کھانا کھا کر واپس گھر آ گئے۔ پھر اچانک داؤد نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ان دنوں واجد کچھ زمین خرید رہا تھا تاکہ اس کے نئے گھوڑوں کے لیے شاندار استبل بنایا جا سکے۔ زمین کا سودا طے ہو گیا تھا۔ واجد نے پورے 5 کروڑ روپے بینک سے نکالے اور گھر کے سیف میں رکھ دیے۔ میں نے داؤد کو ان 5 کروڑ روپوں کی ردات پہلے سے سنائی تھی اور داؤد کو یہ سب پہلے سے پتا تھا۔ جس دن واجد پیسے لے کر گھر آئے گا میں داؤد کو بتا دوں گی، اور پھر یہی طے ہوا۔ اسی دن میں نے چوکیدار کو چھٹی دے دی، مالی اور ماسی کے کھانے میں نشاور ادویات ملا دیں، رات کو گیٹ کھلا چھوڑا اور واجد کو ڈھیر سارا پیار کیا کیونکہ میرا دل بار بار اس کی اچانک موت پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہمارے کمرے میں داؤد چور کا بہروپ بن کر آ گیا۔ اس نے واجد کو جگایا، اس پر تشدد کرنے لگا۔ میرا دل بڑا پرسکون تھا۔ اس کے منہ میں گندگی صاف کرنے والا کپڑا ٹھونس دیا۔ میں ایک کونے میں پرسکون کھڑی تھی۔
और फिर वाजिद को उसने रस्सियों में बांध दिया। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा था। मैंने जल्दी से सैफ खोला, तमाम नकदी और जेवर दाऊद के हवाले की। वाजिद हमें फटी फटी आंखों से घूर रहा था। दाऊद सब कुछ लेकर जा रहा था कि मैं उसके पीछे आ गई। मैंने कहा, दाऊद तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ अज़रा? उसने आंखें फैलाकर कहा, तुमने वादा किया था कि तुम उसे मार दोगे। मेरा लहजा पहले से भी ज़्यादा सपाट था। सॉरी डार्लिंग, मैं कत्ल नहीं कर सकता। मैंने उस पर तशद्दुद किया। जब मारने का इरादा किया तो मेरे हाथों ने काम करना छोड़ दिया। तब मैंने वाजिद को खुद ही ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैंने ये बात मशहूर कर दी कि घर में डाका पड़ा था। चोरों ने मज़ाहमत के नतीजे में मेरे शौहर को मार दिया। उसके बाद मैं और दाऊद ने शहर से थोड़ी दूर एक क्वार्टर ख़रीद लिया। इसमें ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। मेरा ख्याल था कि इस क्वार्टर में मैं और दाऊद अब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर जब मैं दाऊद के उस क्वार्टर में गई तो वो किसी और लड़की के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। ये लोग मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे थे और मुझे बेवकूफ़ कह रहे थे। ये लड़की दाऊद की महबूबा थी और मेरी शादी के बाद दाऊद के मुताबिक उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही थी। वो सिर्फ शादी से पहले मुझे चाहता था। इस बात पर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर असल हैरत तब हुई जब दाऊद और ये लड़की मुझे मारने के मंसूबे बनाने लगे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि दाऊद मुझसे इतना बड़ा इंतकाम ले सकता है। मैं बिना आवाज़ किए कमरे में दाखिल हो गई। तब तक दाऊद बाथरूम में जा चुका था। टीवी के सामने वो लड़की मेरी तरफ पुश्त किए बैठी थी। मैंने उसके गले में मौजूद दुपट्टा ही उसके गले में डाला, मुंह पर हाथ रखा और उसे चीखने का मौका भी नहीं दिया। मैं उसे मौत के घाट उतार चुकी थी। उसके बाद मैंने बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया और सारे घर की तलाशी लेने लगी। कमरे में मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली, अलबत्ता दूसरे कमरे में एक सैफ़ मौजूद था। एक अदद चाबियों का गुच्छा मेरे पास था। मैंने सैफ़ खोला, उसमें मुझे कुछ पैसे और ज़ेवरात मिल गए। मैंने ये सब कुछ सूटकेस में डाला और उसके बाद जो ही कमरे से निकली, दाऊद की आवाज़ मेरी समातुस से टकराई। मारिया मेरी जान, दरवाज़ा खोलो, ये क्या मजाक है? बाथरूम में रोशनदान मौजूद था, मगर उसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। दाऊद चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं सकता था। मैंने दोनों कमरों के दरवाजे लॉक किए, यानी घर, क्वार्टर का बाहर वाला दरवाज़ा और बाकी बैरूनी दरवाज़ा भी। सब कुछ लॉक करने के बाद मैं वहाँ से आ गई और दाऊद को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मेरा इंतकाम अब भी अधूरा है। दिल तो चाहता है कि दाऊद को जिंदा जला दूं, इस क्वार्टर में आग लगवा दूं, मगर मैं ये नहीं कर सकी। तुमसे मशवरा लेने आ गई हूँ कि अब क्या करूँ। मेरे सामने बैठी लड़की न जाने कब से मुझे ये बातें सुना रही थी। मेरी मुलाकात इससे कुछ दिन पहले ही हुई थी, मगर अब वो मुझे इंतहाई खतरनाक लगने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मासूम दिखने वाली दोस्त इस कदर खूनी और इतनी इंतकामी हो सकती है। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी, क्योंकि अज़रा के बारे में जितना मैं जानती थी वो बस इतना ही था कि अज़रा के शौहर की वफ़ात हो चुकी है, मगर उसके बाद क्या हुआ और इस कत्ल की वजह क्या थी ये मैं नहीं जानती थी। मेरा खौफज़दा चेहरा देखकर अज़रा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो मजाक कर रही हो। अभी मैं सोच ही रही थी कि वो कह देगी कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैंने मजाक किया है। अभी हमारे दरमियान खामोशी मुअल्लिक थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने जल्दी से फ़ोन पिक किया और कॉल पर बात करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। ये मेरी माँ का फ़ोन था जो मुझे घर बुला रही थी, क्योंकि मुझे अज़रा के घर आए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। मैंने अम्मी को खुदा हाफिज़ कहा और फिर कमरे में आ गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैंने लाख अज़रा को ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। ये सब देखकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैं तेज़ी से भागती हुई नीचे आ गई। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि जिस सड़क से मैं यहाँ आई थी उसका दूर दूर तक निशान नहीं था।
میں سرپٹ بھاگنے لگی۔ اب تو مجھ پر اصل خوف طاری ہو چکا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دور بھاگی ہوں گی کہ ٹھوکر لگنے سے گر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اسی کافی شاپ پر موجود تھی جہاں میں اکثر عذرا سے ملا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے نہ مجھے عذرا ملی اور نہ ہی میں نے عذرا کا گھر دوبارہ دیکھا، حالانکہ کئی بار میں نے عذرا کے گھر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آج اتنے سالوں کے بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ سب کیا تھا جو اس دن میرے ساتھ پیش آیا۔ عذرا کون تھی اور اس کے شوہر کی حقیقت کیا تھی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔